गवर्नमेंट हैज टेबल्ड अ न्यू बजट इन द पार्लियामेंट हाउस। ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे यूपीएससी एस्पिरेंट के जीवन का सबसे बड़ा भार लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी है। प्री में डायरेक्टली काम आएगा और मेंस में आप यहां से पॉइंट्स उठाकर अपने आंसर में पुट करेंगे, आपका आंसर बेहतर लगेगा, एग्जामिनर आपको बढ़िया मार्क्स भी देगा। तो ये दोनों चीज छोड़ तो सकते नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। और मैं इजी करके आपको पढ़ा भी रहा हूं। इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस बनाई हैं, अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। आइए आज की इस वीडियो में की फीचर्स ऑफ द बजट 2025-2026 डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम एग्जाम रेडी हो जाएं। हमें क्या चाहिए, हमें मार्क्स चाहिए, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उन पर गौर करते हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि जो हमको डेवलपमेंट लाना है, जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, इसके कुछ इंजन है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। ध्यान रखिएगा 2023 के प्री के पेपर में एक्सपोर्ट से सवाल पूछा था। एंड गवर्नमेंट का फोकस भी ध्यान से देखिएगा, गवर्नमेंट का फोकस एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट। एमएसएमई से सवाल पूछा जा चुका है, एमएसएमई से दोबारा सवाल पूछ लेंगे। एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट की इस जर्नी में, डेवलपमेंट के इस प्रोसेस में। एमएसएमई एंड एग्रीकल्चर, इन दोनों पर भी फोकस है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स, एमएसएमई से रिलेटेड स्कीम्स, ये सब पढ़कर जाएंगे ताकि हम प्री के लिए वाकई में रेडी हो सके। यानी यहां पर जो दिखा रहा हूं इसका कुछ बैकवर्ड लिंकेज भी है। बैकवर्ड लिंकेज मतलब यहां से हमें क्या और चीजें पता चलती हैं, क्या चीजें और इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, साथ साथ में तैयार करते रहिएगा और समझते भी रहिएगा। तो इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। जितना एक्सपोर्ट करेंगे पैसा घर में आएगा, इसीलिए मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं कि घर में प्रोडक्शन करो, घर में प्रोड्यूस करो और बाहर एक्सपोर्ट करो, घर में सामान बनाओ, बाहर दुनिया को बेचो, इंडिया एज अ ब्रांड को प्रमोट करो, क्योंकि हमें ग्लोबल लीडर बनना है। विकसित भारत, डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आना है और ये कैटेगरी में आने के लिए एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। सर चाइना जो है आज मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड है, तो चाइना 1980s में ओपन हुआ था, हम 1990s में ओपन हुए हैं, 10 साल का फर्क है, पर चाइना आज ग्लोबल पावर है। मोर देन $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है चाइना के पास और हमारे पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के अप्रॉक्स है। विच मींस 10 साल का ये जो गैप था, उस 10 साल में चाइना ने कहां पर फोकस किया है? चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर पूरा फोकस किया। आज मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड बन के बैठा है। माफ कीजिएगा, फंबल के लिए हो जाता है लेकिन इंडिया 1990s में ओपन होने के बाद भी सर्विस सेक्टर पे ज्यादा फोकस रहा, मैन्युफैक्चरिंग इतना की नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर था नहीं, जिसकी वजह से आज हम ग्लोबल लीडर नहीं है। तो इंडिया का आज फोकस कहां पर है? आज इंडिया का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, आज इंडिया का फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर है, आज इंडिया का फोकस प्रोडक्शन पर है। इसीलिए ये गवर्नमेंट की स्कीम्स जो आप पढ़ते हैं वो किसी एक कॉन्टेक्स्ट में है। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं तो ज्यादा समय के लिए याद रहेगा और प्री और मेंस में आप अच्छे पॉइंट्स लिख पाएंगे। मेरा पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ चीजें बता दूं, पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं आपकी चीजें फिट करूं दिमाग में ताकि आप समझ सकें कि हाँ आपका दिमाग चले। एक्टिव चीज पढ़िए, ऐसे मत बैठिए, एक्टिव पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे। टुडे इंडिया इज अ कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। अगर इकोनॉमिक सर्वे का आपने एनालिसिस देखा, चैप्टर नंबर 1 स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में मैंने जीडीपी ट्रेंड के बारे में पढ़ाया है, अगर आपने देखा तो समझ सकते हैं। अगर देखें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 70% कंजम्पशन का है और 30% के अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट का है। हमें कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, ये इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी है। कंजम्पशन करके कौन ग्लोबल लीडर बना है? कंजम्पशन करके कोई ग्लोबल लीडर नहीं बन सकता। कंजम्पशन से हटकर हमको प्रोडक्शन में चलना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी होगी तो इकोनॉमी बढ़िया परफॉर्म करेगी। इस समय जितना ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसके बाद भी इंडिया स्टडी ग्रोथ, हम अपने डिकेडल ग्रोथ के आसपास हैं, वो भी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आगे चल के अगर हमें 2047 तक 2047 तक विकसित भारत, डेवलप नेशन बनना है तो उसके लिए ऑन एन अप्रॉक्स 8% का रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट भी चाहिए होगा। तो उसके हिसाब से देखिएगा हम कितनी रियल बातें कर रहे हैं और कितनी नॉमिनल बातें कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। ये डेटा है, डेटा के अंदर का सच जो है वो आपको एनालिसिस करने पे मिलेगा, एक डेटा को दूसरे डेटा से कनेक्ट करके मिलेगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आप चीज समझ रहे हैं। इकोनॉमी समझेंगे तभी आप बाकी दुनिया की हर एक चीज समझ सकते हैं। इकोनॉमी का मतलब है पैसा। आपके घर में सब चीज किस पर डिपेंड करती है? पैसे पर डिपेंड करती है। जो पैसे को समझेगा, आपके घर में जो कमा के लाता है उसकी पावर ज्यादा होती है, वो अपने घर में जो भी कहता है उसकी बात सुनी जाती है। किस लिए सुनी जाती है? क्योंकि वो पैसा कमा के लगता है। इकोनॉमी हम सबके जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इकोनॉमी में प्रॉब्लम होगी तो बहुत दिक्कत होगी। इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो रही है, अगर यूपीएससी के लिए, यूपीएससी प्री में अच्छी एक्यूरेसी लाना चाहते हैं तो मेरा एक कोर्स है, इकोनॉमी कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2025, जस्ट 3000 रुपीज का है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। और कहा क्या? फ्यूल रिफॉर्म करेंगे। हमारा फ्यूल है, हम इकोनॉमी को कैसे प्रमोट करेंगे? रिफॉर्म करके। जीएसटी का रिफॉर्म लिया,
वन नेशन वन टैक्स, आई होप गेटिंग माय पॉइंट, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। गाइडिंग स्पिरिट क्या है? इंक्लूसिविटी, मतलब हम ग्रो करेंगे पर हमारी जो ग्रोथ होगी वो डेवलपमेंट में कन्वर्ट होगी, क्योंकि ग्रोथ नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। GS3 के टॉपिक में, GS3 के सिलेबस में इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज मेंशन हैं, पढ़ेंगे नहीं तो दिक्कत होगी। गाइडिंग स्पिरिट क्या है? इंक्लूसिविटी। एंड डेस्टिनेशन क्या है? हमें क्या बनना क्या है? विकसित भारत, डेवलप्ड नेशन बनना है। इंडिया, अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। और लोगों की वजह से देश चलता है, जाहिर सी बात है। एस्पिरेशन फॉर विकसित भारत, विकसित भारत की एस्पिरेशंस क्या है? एक्सेलरेटेड ग्रोथ, ग्रोथ तेजी से हो। सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सिर्फ ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, ग्रोथ होगी तो अमीर और अमीर बनेंगे, गरीब और गरीब बनेंगे, ग्रोथ नहीं डेवलपमेंट हो, ताकि अंत्योदया हो, वेलफेयर ऑफ द लास्ट पर्सन। गवर्नमेंट का मोटो क्या है? अंत्योदया, अंत तक आदमी तक पहुंचेंगे, जिसको जो सबसे गरीब है उस तक भी हम अपनी वेलफेयर स्कीम्स पहुंचाएंगे। ग्रोथ नहीं, डेवलपमेंट होना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ, सिक्योर इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इनहांस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास। इंडिया का जो मिडिल क्लास है, पावरफुल मिडिल क्लास, आज हमारी अगर पॉपुलेशन देखें, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड में हैं, हमारी डेमोग्राफिक बहुत सूटेबल है ग्रोथ के लिए, बहुत तेजी से ग्रो करने के लिए। हमें अपनी डेमोग्राफी का पूरा फायदा उठाना पड़ेगा, हमें अपने मिडिल क्लास को बढ़ाना पड़ेगा, उनकी पावर को बढ़ाना पड़ेगा, उनके एस्पिरेशन को जिंदा करना पड़ेगा, हमें अपने यूथ को प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि देश तेजी से उन्नति करे। इनोवेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर को बोलना पड़ेगा, आप आइए, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट हम स्पेंड कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर आप भी स्पेंड करो। क्राउडिंग इन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम कैसी इकोनॉमी, हम मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिज्म भी है, सोशलिज्म भी है। कैपिटलिज्म है तो प्राइवेट सेक्टर के पास हमने प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, LPG रिफॉर्म 1991 में किए थे। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट किया है कि प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करे ताकि देश तेजी से ग्रो करे। तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाउस होल्ड्स का सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के पास देखें, ये प्री से सवाल बन सकता है, सुनिएगा, प्री से सवाल बन सकता है, गवर्नमेंट की पैसा लाती कहां से? गवर्नमेंट का मेन इनकम का सोर्स क्या है? और हो सकता है कि आपको ये देने के बाद ये पूछ ले कि इनको राइट ऑर्डर में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दीजिए। प्री 2025 के लिए ऐसा सवाल बन गया तो दिक्कत में आ जाएंगे, इसलिए ये सब चीजें पढ़ा रहा हूं ताकि आराम से आप चीजें पढ़ें। ये PDF मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। गवर्नमेंट पैसा कहां से लाती है? अगर गवर्नमेंट के पास 100 रुपए आता है, 100 रुपीज आता है, तो गवर्नमेंट 24 रुपए बोरो करके लाती है। यानी हमारे दोस्त ही सिर्फ पैसा बोरो नहीं करते हैं, गवर्नमेंट का मेन इनकम का सोर्स क्या है? पैसे बोरो करना। अच्छा, अगर हम बोरो कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा? इसका इंटरेस्ट पे करना भूलिएगा मत। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर भी है। गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता है? 24% पैसा बोरो करके लाती है। उसके बाद इनकम टैक्स से 22% लाती है, GST अदर टैक्सेस से 18%, कॉर्पोरेशन टैक्स 17%। उसके बाद देखिए नॉन टैक्स रिसीट से 9%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी लगा के 5% एंड कस्टम से 4%, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 1%। दिस इज द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट खर्चा कहां करती है? गवर्नमेंट का पैसा जाता कहां पर है? अगर देखेंगे इंटरेस्ट पेमेंट, 20% जो पैसा है गवर्नमेंट का वो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। अगर आप देखें स्टेट का जो शेयर है, जो स्टेट को पैसा गवर्नमेंट देती है, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को भी पैसा देती है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज वो 22% है, और फाइनेंस कमीशन के हिसाब से भी पैसा देती है गवर्नमेंट, तो वो 8% है। इसके बाद सबसे बड़ा इंटरेस्ट पेमेंट 22% जो है, 20% जो है इंटरेस्ट पेमेंट है, एंड आफ्टर दैट 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग द कैपिटल आउटले ऑन द डिफेंस एंड सब्सिडी, क्योंकि डिफेंस का अलग से 8% है, सब्सिडीज का 6% है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। पेंशन में 4% खर्चा करती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8%, एंड फाइनेंस कमीशन का बता दिया, अदर एक्सपेंडिचर 8%। इसको ध्यान से देख लीजिए, इनके सवाल बनाकर मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, आपके चेक कर लीजिएगा, उन सवालों को अटेम्प्ट कीजिएगा, प्री 2025 के लिए रेडी होंगे। पैसा आता कहां से? गवर्नमेंट का पैसा जाता कहां पर? बिल्कुल, गवर्नमेंट का पैसा डेली बेसिस पर, यानी गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट के दो अकाउंट होते हैं, गवर्नमेंट के दो अकाउंट होते हैं। जैसे आपकी 2 पॉकेट है, ऐसे गवर्नमेंट की 2 पॉकेट है। एक पॉकेट का नाम है रेवेन्यू अकाउंट, और दूसरी पॉकेट का नाम है कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट यानी डेली बेसिस वाली पॉकेट पे, डेली बेसिस पर कुछ पैसा आता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट, और डेली बेसिस पे खर्च करते हैं, बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल अकाउंट में कभी कभी जो पैसा आता है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट, और कभी कभी जो खर्च करते हैं बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होते हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ये बेसिक्स हैं, फाउंडेशन है। इंडियन इकोनॉमी कोर्स की फ्री प्लेलिस्ट भी है, यूट्यूब पर ही है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंडियन इकोनॉमी कोर्स का फ्री प्लेलिस्ट है, वहां पे चीजें समझाई भी हैं। पेड कोर्स ज्वाइन करना है 2999 में, आपको पूरी इकोनॉमी समझाऊंगा इन जस्ट 30 लेक्चर।
आपको पूरी इकोनॉमी समझाएंगे, बजट इकोनॉमिक सर्वे इन्वॉल्व करके, करंट अफेयर्स इन्वॉल्व करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी के, सीडीएस के भी, सीएपीएफ के भी और यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के भी आपको पीवाईक्यूज लगाएंगे ताकि 90% प्लस एक्यूरेसी रहे। इकोनॉमी कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2025 इन जस्ट 30 लेक्चर्स, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक इकोनॉमी पढ़ाऊंगा ताकि प्री में कोई सवाल गलत ना हो, उतना ही पढ़ाऊंगा जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट के दो अकाउंट होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? रेवेन्यू रिसीट से आता है और कैपिटल रिसीट से आता है। अब रेवेन्यू रिसीट में क्या होता है, टैक्स, नॉन टैक्स, कैपिटल रिसीट में क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको स्टैटिक वाली क्लास में समझाऊंगा। आई होप कि आप बजट पढ़ रहे हैं तो इतना मैं मान के चल रहा हूं कि ये चीजें आप जानते होंगे। रेवेन्यू रिसीट, गवर्नमेंट के पास डेली बेसिस पे पैसा आता है। 2023-24 में गवर्नमेंट के पास 27.3 लाख करोड़ रुपीस आया और 2024-25 में 31.3 लाख करोड़ रुपीस का वादा था, अंदाजा था, इतना एस्टिमेशन था, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट बोल रही है कि 30.9 लाख रुपीस ही आ पाएंगे। और 2025-26 का प्रेडिक्शन ये है, एक्सपेक्टेशन ये है कि हम 34.2 लाख रुपीस रेवेन्यू रिसीट से लेके आएंगे। और अगर आप कैपिटल रिसीट के बारे में बात करें तो 17.1 लाख रुपीस जो है, लाख करोड़ रुपीस जो है 23-24 में आया था। उसके बाद 2024-25 में 16.9 का एस्टिमेशन था, लेकिन 2024-25 में रिवाइज एस्टिमेट है 16.3 लाख करोड़ रुपीस के, और बजट एस्टिमेशन अगले साल का है 16.4 लाख करोड़ रुपीस का। तो जाहिर सी बात है ये कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का डेटा है, इससे क्या डेरिवेट कर सकते हैं, इनकी क्या एनालिसिस है वो अभी नहीं करते हैं, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। एक्सपेंडिचर देखें तो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल असेट को खरीदने में एक्सपेंडिचर कर सकती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के और भी पार्ट होते हैं, पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि गवर्नमेंट अच्छे असेट्स खरीदे, कैपिटल असेट्स खरीदे, कैपिटल गुड्स खरीदे, ताकि वो गुड्स जो है आगे चल के गवर्नमेंट को अच्छा रिटर्न दे। यानी जैसे कि अगर मशीन खरीदेंगे, मशीन में एक्सपेंडिचर करेंगे तो मशीन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में मदद करेगा, तो हमारी जीडीपी में प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी ग्रो होगी। तो कैपिटल गुड्स को परचेज करने में अगर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो इसलिए ठीक है क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं आप, और ये इन्वेस्टमेंट आगे चल के आपको रिटर्न भी बढ़िया देगा। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों में अंतर होता है। कमेंट में बताइएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। 2023-24 में 12.5 लाख करोड़ रुपीस, देन 15, देन 13.2 एंड देन 15.5 लाख करोड़ रुपीस। तो हम 2025-26 में इतना ढेर सारा 15.5 लाख करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आप देखें 34.9 से यहां पर हम 39.4, तो इस साल गवर्नमेंट बोल रही है कि जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है जो 1 अप्रैल से शुरू होगा और जो 31 मार्च 2026 को खत्म होगा, उसमें हम 39.4 लाख करोड़ रुपीस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। जंप इज सिग्निफिकेंट जंप, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यस, ये मैं बोल रहा था, इकोनॉमी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं 2999 में। ये सारे फीचर्स है जो आपको देंगे। इकोनॉमी के साथ बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं तो प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। प्री की तैयारी अच्छी करवाएंगे, परफेक्शन के साथ टीचर पढ़ाएगा, परफेक्शन के साथ पढ़िए, हाईएस्ट एक्यूरेसी लाएंगे, बढ़िया आपके साथ शेड्यूल रखेंगे और आपको मेहनत करवाएंगे ताकि एग्जामिनेशन में 15 अप्रैल तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और उसके बाद 25 मई तक आपके पास रिवीजन का टाइम भी रहेगा। प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, सीसेट इंक्लूडेड है, सीसेट में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। 11,899 में आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। रोबस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशन, अगर आप डेफिसिट देखें तो गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा आता है रेवेन्यू के रूप में, गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंडिचर करती है। जैसे आपके पास कुछ पैसा आता है, लेट्स से आपने 100 रुपए आपके पास आए और आपने खर्चा कर दिया 120 रुपए का, तो ये 20 रुपए का ज्यादा खर्चा कर कैसे दिया? क्योंकि आपने 20 रुपए किसी ना किसी से बोरो किए होंगे, करेक्ट। तो अगर रेवेन्यू आपके पास 100 रुपए का है और आपने खर्चा 120 रुपए कर दिया है, तो आपको क्या हो गया? आपको घाटा हो गया, डेफिसिट हो गया। कितने रुपए का डेफिसिट? मतलब कम हो गया, कमी पड़ गई। कितने की कमी पड़ गई? 20 रुपीज की कमी पड़ गई। तो 20 रुपीज की कमी पड़ गई तो इतना पैसा, डेफिसिट का मतलब क्या है? इतना पैसा आपको कहीं ना कहीं से बोरो करके लाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट। और डेफिसिट कई तरह के होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, मोनेटाइज्ड डेफिसिट हो गया। ये सब हम स्टैटिक में पढ़ेंगे, डोंट वरी। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। डेफिसिट ट्रेंड में अगर फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करें तो ओवर द ईयर फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, इसको हम बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन हो रहा है।
फिस्कल डेफिसिट को कम कर रहे हैं, एंड दैट इज गुड पॉइंट। गवर्नमेंट इसको कम करने में लगी हुई है। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें तो 6.7% था पहले, 6.7% 2021-22 में था, और 2025-26 में देखें सबसे लास्ट वाली लाइन 4.4% तक कर देंगे। यानी हम लगातार ओवर द ईयर्स हम क्या कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट को कम कर रहे हैं, एंड सो एज द रेवेन्यू डेफिसिट को भी 4.4 से 1.5 कर देंगे। धीरे धीरे इसको खत्म ही कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमने 3.3% ऑफ जीडीपी से लेकर 0.3% ऑफ जीडीपी ले आए हैं, और प्राइमरी डेफिसिट 3.3% ऑफ जीडीपी को यहां से उठाकर हमने 0.8% ऑफ जीडीपी तक ले आए, व्हिच मींस गवर्नमेंट इज परफॉर्मिंग वेल ऑन द डेफिसिट फ्रंट। डेफिसिट के ट्रेंड देखें, स्टडली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है क्या 10 साल में, इसके ट्रेंड को ध्यान से देखिएगा। स्टडली का मतलब क्या होता है, वो चीजें जाननी बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, सब चीजें बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ट्रेंड इन द नेट रिसीट ऑफ द सेंटर, पैसा गवर्नमेंट के पास रिसीट, यहां पे अगर देखेंगे नेट सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से कितना पैसा आता है वो ये वाला लाइन है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स से कितना पैसा आता है ये वाला लाइन है, एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट, यानी गवर्नमेंट के पास 3 तरह के पैसा आता है। यानी अगर आपने रेवेन्यू रिसीट देखा था, रेवेन्यू अकाउंट में 2 तरह से पैसा आता है, रेवेन्यू रिसीट में 2 तरह से पैसा आता है। गवर्नमेंट का टैक्स से पैसा आता है, नॉन टैक्स से पैसा आता है, टैक्स से पैसा आता है, नॉन टैक्स से आता है। और कैपिटल रिसीट में नॉन डेट कैपिटल रिसीट, एक होता है डेट कैपिटल रिसीट, एक होता है नॉन डेट कैपिटल रिसीट। क्या बोलूं अब मैं, स्टैटिक आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, स्टैटिक पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। मान के चल रहा हूं कि स्टैटिक थोड़ा बहुत आपको आता है, इसलिए ये चीजें पढ़ा रहा हूं। ट्रेंड इन द नेट रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट, अगर आप देखेंगे तो लगातार हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, लगातार हमारा गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का नेट टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, नेट सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। और अगर आप देखें साथ में नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 2021-22 में नॉन टैक्स रेवेन्यू ज्यादा था, उसके बाद ये धीरे धीरे कम हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ना भी शुरू हुआ है। तो अगर आप साथ में देखें 2025-26 में देखें तो 28.4 लाख करोड़ रुपीस का टैक्स रेवेन्यू है, 5.8 लाख करोड़ रुपीस का नॉन टैक्स रेवेन्यू है, एंड 0.8 लाख करोड़ रुपीस का कितना है, 0.8 लाख करोड़ रुपीस का नॉन डेट कैपिटल रिसीट है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। साथ में कितना पैसा ट्रांसफर किया स्टेट एंड यूटीज को, तो लगातार स्टेट एंड यूटीज को पैसा गवर्नमेंट ट्रांसफर कर रही है, जो कि ये आपको ट्रेंड बताता है। 17.6 लाख करोड़ से आज की डेट में हम 25.6 लाख करोड़ रुपीस का ट्रांसफर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को कर रहे हैं। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का मेजर आइटम क्या है, डिफेंस में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट खर्चा करती है। हो सकता है 5-6 आइटम आपको दे दे और लगा के बोल दे कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का ऑर्डर बता दीजिए। सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो डिफेंस में करती है, 4,91,732 लाख करोड़ रुपीस, ये तो खुद ही लाख में 4.9 लाख करोड़ रुपीस। रूरल डेवलपमेंट में, देन होम अफेयर्स में, देन एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज में, एजुकेशन में, हेल्थ में, अर्बन डेवलपमेंट में, आईटी एंड टेलीकॉम, एनर्जी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर एंड द साइंटिफिक डिपार्टमेंट, दिस इज इन लाख करोड़। आई हैव टोल्ड यू। यस, डेवलपमेंट मेजर्स फॉर फोकसिंग ऑन द गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। यहां समझिए गवर्नमेंट बार बार गवर्नमेंट अपना फोकस एरिया बता रही है कि हमारा फोकस पुअर पर है, तो इस बार ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ के जाना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ के जाइएगा नीति आयोग की, और ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी पढ़ के जाइएगा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यूथ पर फोकस है, अन्नदाता फार्मर्स पर फोकस है, एंड नारी पे फोकस है। यानी थीम क्या है, दीज आर ऑल थीम्स, विमेन थीम है, फार्मर थीम है, यूथ थीम है, पुअर पीपल थीम है। ये गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट का थीम है वही यूपीएससी का भी थीम है, गवर्नमेंट यहां पर फोकस कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपको याद है, यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था, तो यहां पर फोकस है। गवर्नमेंट क्या कह रही है बजट में, स्परिंग द एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड बिल्डिंग द रूरल प्रॉस्पेरिटी। गवर्नमेंट रूरल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना चाह रही है, एग्रीकल्चर में ग्रोथ लाना चाह रही है। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, नेशनल मिशन, ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, इसलिए बार बार बता रहा हूं। नेशनल मिशन ऑन द हाई यील्डिंग सीड्स, टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रोपगेशन ऑफ द सीड्स विद हाई यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड द क्लाइमेट रेजिलियंस। साथ में इनहांस क्रेडिट थ्रू केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट की लिमिट बढ़ा दिए। फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन, डेयरी फार्मर्स विद इनहांस्ड लोन ऑफ 5 लाख रुपीस। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में मेंशन है। साथ में प्रधानमंत्री धन्य कृषि योजना, ये कृषि योजना के बारे में पूछ सकता है। डेवलपिंग द एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स एंड लाइकली टू हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर्स। ये स्कीम किस रिलेटेड है, इस स्कीम के बारे में पढ़ के जाइएगा, हो सकता है इसी स्कीम से डायरेक्टली सवाल पूछ ले। याद है पिछली बार किसके बारे में सवाल पूछा था, कौन सी स्कीम थी, क्या नाम था, बोलिए क्या नाम था, सुरक्षित मातृत्व अभियान। यस,
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में सवाल पूछा है। इस बार धन्य कृषि योजना के बारे में सवाल पूछ सकता है। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, 5-year मिशन टू फैसिलिटेट द इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कॉटन फार्मिंग। एंड लास्ट में है मखाना बोर्ड इन बिहार टू सेटअप टू इंप्रूव द प्रोडक्शन एंड द प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द FPO। मैं हंस क्यों रहा हूं बिहार के नाम से, मुझे कमेंट में बताते जाइएगा। साथ में आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, बहुत ढेर सारा पल्सेस का कंजम्पशन है और हम इंपोर्ट भी करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हम इसमें आत्मनिर्भर हो जाएं, उतना प्रोड्यूस कर लें ताकि हमें इंपोर्ट कम से कम करना पड़े। लॉन्च अ 6-year मिशन विद स्पेशल फोकस ऑन तूर, उड़द, मसूर, एम्फसाइजिंग डेवलपमेंट एंड कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स। क्लाइमेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स, इनहांसिंग द प्रोटीन कंटेंट, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी and improving the post harvest storage and management, assuring remunerative prices to the farmers। तो पल्सेस पर फोकस रहेगा। और यहां से मुझे एक बात याद आई, यहां से एक टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। खरीफ की कौन सी क्रॉप्स में मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, रबी की कौन सी क्रॉप्स में है, ऐसे सवाल यूपीएससी आपको देकर पूछ सकता है। तैयार रहिए, यहां से समझिए कि कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ में इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी, रूरल कम्युनिटी हब, कोलोकेशन, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश आउट, EMI पिकअप्स, क्रेडिट सर्विस टू माइक्रो इंटरप्राइजेस, इंश्योरेंस एंड असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज। यस, साथ में देखिए MSME को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, सपोर्टिंग MSME एंड फर्दरिंग मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू बिकम अ ग्लोबल लीडर। विकसित भारत बनना है तो घर में सामान बनाना ही पड़ेगा। MSME बड़ा इंपॉर्टेंट है। MSME के लिए क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस, कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विद अ 5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड ऑन द उद्यम पोर्टल। तो आपसे पूछ सकता है उद्यम पोर्टल किस लिए है, आई होप नाम समझ सकते हैं, उद्यमी। इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इशूड। तो हम पैसा दे रहे हैं, पैसा क्यों दे रहे हैं, MSME के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम है। उनके पास पैसा नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है। वर्किंग कैपिटल उन्हें देंगे, पैसा उन्हें देंगे तो वो फिर काम कर पाएंगे, और काम कर पाएंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाएंगे, और एक्सपोर्ट में बहुत मदद करती है ये MSME। इसीलिए गवर्नमेंट इन MSME को प्रमोट करती रहती है। स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, पहली बार एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को, इंक्लूडिंग विमेन, शेड्यूल कास्ट, scheduled tribe, a new scheme to be launched to provide a term loan up to 2 crore during the next 5 years। up to 2 crore during the next 5 years। स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को, ये बिजनेस कल्चर को, ये स्टार्टअप कल्चर को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट टू फोकस ऑन ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। दोनों को, ईज को बढ़ाइए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर इन डिमांड जॉब्स, ऐसी पढ़ाई करवाइए, ऐसी स्किल दीजिए ताकि जो हमारा वर्कफोर्स हो वो हमेशा उन जॉब्स के लिए तैयार हो जो जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं। I hope you're getting my point। A vibrant and a dynamic MSME sector, availability of the technology, quality products and clean tech manufacturing for climate friendly development। I hope you're getting my point। Yes, साथ में measures for the labor intensive sectors, फोकस, क्योंकि हमारे पास लेबर बहुत ज्यादा है, हम अपने लेबर्स को एग्रीकल्चर से निकाल के, एग्रीकल्चर में एक प्रॉब्लम है दोस्तों, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। इस बार अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जरूर जाइएगा। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, वहां से उन लोगों को निकालकर हम डालना चाहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। क्यों डालना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर एक्सेस लेबर फोर्स एब्जॉर्ब होगा, और हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर बनाएंगे तभी एब्जॉर्ब होगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मेजर्स फॉर द लेबर इंटेंसिव सेक्टर, फोकस प्रोडक्ट स्कीम for footwear and the leather sector, measure for the toy sector and supporting the food processing। यूपीएससी का मेंस में सिलेबस लिखा हुआ है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, डायरेक्टली सवाल पूछता है, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट ऑफ द क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद द गारंटी ओवर इन करोड़ गारंटी कवर। तो करंट गारंटी कवर है 5 करोड़ रुपीस, यस, MSME के लिए, और रिवाइज किया है इसको 10 करोड़ रुपीस के लिए, स्टार्टअप के लिए 10 था, अब इसको 20 कर दिया है। एंड एक्सपोर्टर जो MSME है फॉर द टर्म लोन अप टू 20 करोड़ रुपीस, तो थोड़ा सा इनको बढ़ा दिया है ताकि MSME को थोड़ा सा और बेनिफिट मिल सके। रिवाइज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द MSME। MSME को क्राइटेरिया ये रिवाइज किया कि MSME किसे कहेंगे, माइक्रो किसे कहेंगे, स्मॉल किसे कहेंगे, मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इनका रिवीजन इन द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रो
अगर इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट पैसा कितना लगाया है, टर्नओवर कितनी टोटल सेल हो रही है, करंट 1 करोड़, रिवाइज्ड 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ इन करोड़ है, ठीक है, यस। एंड टर्नओवर 5 करोड़ पहले था, अब 10 करोड़ हो गया। 10 करोड़ होगा, 10 करोड़ तक टर्नओवर को और 2.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे, माइक्रो एंटरप्राइज। उसके बाद 25 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एंड 100 करोड़ का टर्नओवर को क्या बोलेंगे, स्मॉल एंटरप्राइज। 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एंड 500 अप टू 500 करोड़ का टर्नओवर तो क्या बोलेंगे, मीडियम एंटरप्राइज। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। पहले ये कितना था, 1, 10, 50, 5, 50, 250, अब ये कितना हो गया, 10, 100 एंड 500। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई होप आपका सवाल जवाब निकल आएगा, ठीक है। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज, इनके क्लासिफिकेशन के ऊपर इसी डेटा के ऊपर सवाल पूछ लेगा, कौन सा माइक्रो है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा मीडियम है, ये आपसे डायरेक्टली स्टेटमेंट बना के फ्रेम करके पूछ लेगा। तैयार रहिएगा। फिर से दोबारा रिवाइज किया है क्राइटेरिया फॉर दी MSME। इन्वेस्टिंग इन द पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा लोगों से। तो इन्वेस्टिंग इन द पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, इनोवेशन करना पड़ेगा। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, यानी पोषण अभियान इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्सपेंशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द IITs, डे केयर कैंसर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, प्रोवाइडिंग डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्किलिंग 5 टू बी सेटअप विद ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड पार्टनरशिप। तो हम सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रहे हैं, 5 नए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनेंगे टू फॉर दी स्किलिंग पर्पज। अटल टिंकरिंग लैब, 50,000 लैब्स टू बी सेटअप इन द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट 5 years. Center of Excellence in the Artificial Intelligence for Education with a total outlay of 500 crore rupees. Broadband connectivity to be provided to all government secondary schools and the primary health centers in the rural areas. Expansion of the medical education, 10,000 additional seats with the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. And PM Swanidhi scheme, ये important है, बहुत important है, इसको पढ़कर जाइएगा। PM Swanidhi to be revamped with the enhanced loan from banks, UPI linked credit cards and capacity building supports and welfare of the online platform workers, registration on the e-Shram portal, healthcare under the PM Jan Arogya Yojana. I hope you got my point. Investing in the people, economy and innovation, यहाँ पे लिखा है support to state for infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस है गवर्नमेंट का और यूपीएससी का भी फोकस रहेगा। विद एन आउटले ऑफ 1.5 लाख करोड़ रुपीज, 50 ईयर 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे स्टेट को फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंसेंटिव फॉर रिफॉर्म। जल जीवन मिशन टू अचीव 100% कवरेज, द मिशन एक्सटेंडेड टिल 2028 विद एन इनहांस्ड टोटल आउटले। एंड उसके बाद अगर आप देखें, इसके बाद यहां पर आते हैं, असेट मोनेटाइजेशन प्लान था 2025-30 का, लॉन्च टू प्लॉग बैक कैपिटल ऑफ 10 लाख करोड़ रुपीज इन न्यू प्रोजेक्ट्स। उसके बाद ये जल जीवन मिशन एंड देन अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ टू इंप्लीमेंट द प्रपोजल फॉर द सिटीज एज ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड वाटर एंड सैनिटेशन। साथ में पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, इंसेंटिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स एंड ऑगमेंटेशन ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन, एडिशनल बोरोइंग ऑफ 0.5 of the gross state domestic product to states contingent on these reforms। और ऐसा यहां पर भी लिखा है, साथ में बिहार पर भी फोकस के बारे में बात की है। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन में यहां पर रिसर्च पर फोकस करने की बात की है। यहां पे पीएम रिसर्च फेलोशिप to provide 10,000 fellowship for technology research in the IIT in the IISCs, research development innovation allocation of the 20,000 crore to implement the private sector driven research development and innovation initiatives। बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, हम इनोवेशन में एज अ परसेंटेज जीडीपी कितना खर्चा करते हैं। जीन बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लाज्म, the second gene bank with 10 lakh germ plasm lines to be set up for the future food and the nutritional security, and Gyan Bharatam mission documentation and the conservation of our manuscript heritage to cover more than 1 crore manuscripts, national digital repository of Indian knowledge system for knowledge shaping to be set up। yes, बताने जैसा कुछ नहीं है। साथ में नेशनल जियो स्पेशियल मिशन क्या है, टू डेवलप द फाउंडेशनल जियो स्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा यूजिंग पीएम गति शक्ति। ये पीएम गति शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट, इससे सवाल बन सकता है। फैसिलिटेशन ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एंड एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन विद द सेक्टोरल एंड द मिनिस्ट्रियल टारगेट्स टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट एंड सपोर्ट टू MSME टू टैकल द नॉन टैरिफ मेजर्स इन द ओवरसीज मार्केट। भारत ट्रेड नेट, अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत नेट ट्रेड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड विल बी सेट अप एज अ यूनाइटेड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंसिंग सॉल्यूशन एंड सपोर्ट फॉर इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल सप्लाई चेन।
ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनना है, इजी करना पड़ेगा इस प्रोसेस को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी एज अ गाइडेंस टू स्टेट for promoting the global capacity centers in emerging tier 2 cities and warehousing facility for air cargo to facilitate upgradation of the infrastructure and the warehousing for the air cargo, including the high value perishable horticulture produce। रिफॉर्म एज द फ्यूल, रिफॉर्म करना पड़ेगा। याद है सबसे पहले हमने शुरुआत यहीं से की थी कि रिफॉर्म करना पड़ेगा। रिफॉर्म ही पूरी इकोनॉमी को फ्यूल प्रोवाइड करेगा, ताकि ये फ्यूल वाला फ्यूल नहीं कि हम फ्यूल में रिफॉर्म कर रहे हैं, रिफॉर्म एज अ फ्यूल, मतलब रिफॉर्म फ्यूल की तरह काम करेगा जो इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर framework to serve the credit needs of the SHG members and the people in the rural areas। रूरल एरियाज के लोगों को पैसा देंगे ग्रामीण क्रेडिट स्कोर्स फ्रेमवर्क से, और यहाँ पर अगर उनको पैसा मिलेगा वो भी इन्वेस्ट कर सकेंगे, वो भी कुछ काम कर सकेंगे और जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नेफेड to be set up as a partial credit enhancement facility for corporation bond for infrastructure। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके पास पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है। उस फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया था, और उसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये सब हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे कोर्स में। Revamped central KYC registry to be rolled out in 2025, rationalization of the requirements and the procedure for the speedy approval of the company mergers and FDI limit for the insurance sector will be raised from the 74 to 100%। ये इंश्योरेंस सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, FDI की लिमिट, यहां से सवाल बन सकता है। साथ में टैक्स का क्या रिफॉर्म है, चेंज इन द डायरेक्ट टैक्सेस एंड प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस द न्यू इनकम टैक्स बिल, आगे देखेंगे। एंड साथ में रेगुलेटरी रिफॉर्म में लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड ट्रस्ट टू अनलीश द प्रोडक्टिविटी एंड द एम्प्लॉयमेंट, रेगुलेशन, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। हाई लेवल क्या बोला मैंने, मुझे कमेंट बॉक्स में समझा दीजिएगा। हाई लेवल कमिटी फॉर द रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ द स्टेट, FSDC mechanism to evaluate the impact of the current financial regulations and subsidiary instructions along with the framework to enhance their responsiveness and the development of the financial sector। and साथ में जन विश्वास बिल 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in the various laws। देखते हैं इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में क्या है। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगेन बेसिक, अगेन स्टैटिक हम पूरा भी पढ़ेंगे, साथ में करंट भी पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। रैशनलाइजेशन ऑफ द कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर द इंडस्ट्रियल गुड, हम रैशनलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर को रैशनलाइज किया इंडस्ट्रियल गुड के लिए। रिमूवल ऑफ द 7 टैरिफ रेट्स, अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज, ताकि कम बर्डन रहे उन पर। साथ में अप्लाई इक्विवेलेंट सेस टू मेंटेन द इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस ऑन मोस्ट आइटम्स एंड लोअर सेस ऑन द सर्टेन आइटम्स। सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल भी है कि मेक इन इंडिया में एग्जम्पशन टू ओपन सेल फॉर LED LCD TV, लूम फॉर टेक्सटाइल, कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयन बैटरी फॉर मोबाइल फोन्स एंड दी टीवीज। यहां से एक बात समझ में आती है कि लिथियम एज अ क्रिटिकल मिनरल इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, वो लिथियम से सवाल पूछ सकते हैं, समझिए इस बात को। यस, प्रमोशन ऑफ MRO, एग्जम्पशन फॉर 10 years ऑन गुड्स फॉर शिप बिल्डिंग एंड शिप फॉर ब्रेकिंग, एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ द रेलवे गुड्स इंपोर्टेड फॉर रिपेयर्स, एक्सपोर्ट का प्रमोशन करेंगे। ड्यूटी फ्री इनपुट्स फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर सेक्टर, एंड साथ में ट्रेड को फैसिलिटेट करेंगे। टाइम लिमिट फिक्स फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट, न्यू प्रोविजन फॉर वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स, पोस्ट क्लियरेंस एंड ड्यूटी पेमेंट्स विद इंटरेस्ट बट विदाउट पेनल्टी, दैट्स व्हाई। एंड IGCR rules amended to extend the time limit to 1 year and the finally quarterly statement instead of the monthly। साथ में देखा है improved access to life saving medicines, addition of 36 life saving drugs medicine in the exempted list, 6 medicines in the 5% ड्यूटी लिस्ट, यानी यहाँ पर बहुत ढेर सारी मेडिसिन को जो लाइफ सेविंग है उन पर हमने कोई भी चार्ज नहीं लगाया, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है। 6 मेडिसिन के ऊपर 5% ड्यूटी लगाई है। 37 medicines and 13 new patient assistance programs in exempt list, उसमें भी exempt list में, and medicine for rare disease, cancer and severe chronic diseases। डायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल में देखें तो ease of doing business को प्रमोट किया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्कीम फॉर डिटरमाइनिंग द आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉर अ ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 years, एंड साथ में एक्सपेंशन ऑफ द स्कोप ऑफ सेफ
harbor rules to reduce the litigation and provide certainty in the international taxation, ताकि टैक्स का बर्डन, टैक्स की लिटिगेशन कम से कम रहे। पर्सनल टैक्स इनकम रिफॉर्म्स विद अ स्पेशल फोकस ऑन दी मिडिल क्लास। 0 से 4 लाख रुपए कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 4 से 8 लाख 5% का स्लैब है, 8 to 12 लाख 10% का स्लैब, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25% एंड अबव 24 लाख 30%। ये इनकम टैक्स स्लैब्स में चेंजेस हुए। साथ में टीडीएस एंड टीसीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, दोनों कॉन्सेप्ट अलग हैं। जब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी कोर्स 2025 में, मैं आपको टीडीएस भी समझाऊंगा, टीसीएस भी समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैं कह तो रहा हूं, मैं सब समझा दूंगा, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। इकोनॉमी कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2025 ज्वाइन कर लीजिएगा। इकोनॉमी में 90% प्लस एक्यूरेसी रहेगी आपकी। rationalization of the TDS for easing difficulties. Tax deduction limit for senior citizens doubled from 50,000 to 1 lakh rupees. And साथ में annual limit 2.4 lakh for TDS on rent increase to 6 lakh, ताकि आपको 6 लाख तक का हो तो आपको TDS भरने की जरूरत ना पड़े। Encouraging voluntary compliances, अपने आप कंप्लाई करो। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू फाइल द अपडेटेड रिटर्न्स फ्रॉम द करंट लिमिट ऑफ 2 years to 4 years। आप अगर गलती से नहीं भरे या भूल गए या आपको अपडेट करना है, 2 साल की लिमिट थी, अब 4 साल तक आप आराम से भर सकते हैं। वॉलंटरी आप बता सकते हैं कि भाई हमारा पहले इतना नहीं इतना हो गया था, हम खुद ही जाके बता रहे हैं, तो आप वो चीज कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट टू फाइल दी अपडेटेड रिटर्न्स, और ये वॉलंटरी कंप्लायंस है, मतलब करिए उस चीज को। आप गवर्नमेंट आपको टाइम दे रही है ताकि आपके ऊपर कोई केस ना चला जाए, ताकि आपको टैक्स हैरेस ना किया जाए अगर आपने कोई गलती की है या नहीं की है उसके हिसाब से। रिड्यूसिंग द कंप्लायंस बर्डन, कंप्लाई करने का बर्डन हटा रहे हैं ताकि आप अपने काम पर फोकस कर सकें। रिड्यूस कंप्लायंस फॉर स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन बाय इंक्रीजिंग देयर पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 5 years to 10 years। पहले 5 साल था, आप 10 साल में आराम से करो। टैक्स पेयर्स टू बी अलाउड टू क्लेम द एनुअल वैल्यू ऑफ 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज, पहले एक ही थी, विदाउट एनी कंडीशन, पहले कंडीशंस अटैच थी। ठीक है, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। यस, साथ में एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट देखें। टैक्स सर्टेनिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स, tonnage tax scheme for inland vessels, extension of the incorporation by 5 years of startups, extension for the incorporation by the 5 years of startup, and specific benefit to ship leasing units, insurance office, treasury centers of the global companies which are set up in the IFSC, and certainty of taxation, बहुत जरूरी है taxation में certainty रहे। certainty of taxation of to category 1 and the category 2 AIF undertaking investment in infrastructure and other such sector on the gain from the securities, and these are all key highlights, key features ऑफ द बजट 2025-2026। आई होप कि आपको मजा आया। इकोनॉमी कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2024 लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कुछ बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अच्छा लगा तो, और आपके लिए क्या कर सकते हैं वो भी बता दीजिएगा। कुछ टॉपिक्स में और वीडियोस चाहिए, उन टॉपिक्स के नाम भी मेंशन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।